नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत, साथ में आपके शिखा ठाकुर। अखंड भारत में देश और दुनिया की हर हलचल पर बातचीत करेंगे। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस समय पंजाब से गुजर रही है। पंजाब में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के पार्टी पहले से ही चिंतित है और इसी बीच आज राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार चूक देखने को मिली है। पहली तस्वीर होशियारपुर के दसूहा से, जहां एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के करीब पहुंचा और राहुल गांधी के गले लग गया। हालांकि राहुल गांधी के करीब आते ही सुरक्षाकर्मी और नेता एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए और तुरंत शख्स को वहां से हटाया गया। दूसरी चूक तब देखने को मिली जब टी ब्रेक के लिए यात्रा होशियारपुर के ही एक गांव बस्सी के किसान हट ढाबे पर रुकी। जैसे ही सड़क क्रॉस करने के लिए राहुल गांधी आगे बढ़े, उसी समय सिर पर केसरी पगड़ी बांधे युवक आगे बढ़ता है और राहुल के करीब पहुंच जाता है। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इसे भांप लिया, जिसके बाद युवक को हिरासत में लिया गया। घटना के बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैसे कोई शख्स राहुल गांधी के इतने नजदीक पहुंच गया। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई है। इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक की खबरें सामने आती रही हैं। साल 2022 में जब राहुल गांधी लुधियाना में एक रोड शो कर रहे थे, इस दौरान उनके काफिले में एक युवक ने झंडा फेंक दिया जो सीधे राहुल गांधी को जा लगा। गनीमत ये रही थी कि इस अचानक हुए हमले में राहुल गांधी को किसी तरह की चोट नहीं आई। इसके अलावा साल 2022 में ही राहुल गांधी की सुरक्षा तब खतरे में पड़ गई जब राहुल गांधी पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे थे। उस वक्त राहुल गांधी का काफिला जब चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मानसा जिले के मूसा गांव के लिए निकला तो बीच रास्ते में उनका काफिला तय रूट से अलग हो गया। इस दौरान कई मिनटों तक काफिला तय रूट से अलग रूट पर रहा। हालांकि इस दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा की तमाम गाड़ियां उनके साथ मौजूद थी और बाद में तय रूट से ही होते हुए राहुल गांधी का काफिला सिद्धू मूसेवाला के गांव तक पहुंचा। फिर भी कांग्रेस नेताओं के बीच इस चूक की चर्चा थी। पिछले ही साल 4 दिसंबर 2022 को जब भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के सोयत पहुंची तो एक शख्स सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के पास जा पहुंचा और उनसे लिपट गया। अगला वाकया भी भारत जोड़ो यात्रा से ही जुड़ा है। जब 10 दिसंबर को राजस्थान के कोटा में एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर राहुल गांधी के सामने पहुंच गया और उनके सामने ही आत्मदाह करने की कोशिश कर डाली, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों की टीम तुरंत हरकत में आई और युवक को बचाने में कामयाब रही। राहुल गांधी की सुरक्षा में एक बार फिर चूक तब देखने को मिली जब 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची, जहां भारी भीड़ ने राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। ऐसे में जब एक बार फिर आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की जो बैठक संपन्न हुई, इस बैठक का समापन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बहुत ही प्रेरक उद्बोधन से हुआ और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन ये प्रेरक भी था, दिशा दर्शक भी था और भविष्य की राह दिखाने वाला था। सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री जी ने जो कही वो ये थी कि भारत के जीवन का सर्वोत्तम काल आ रहा है, हम सामने देख रहे हैं। ऐसे समय हम लोग मेहनत में पीछे न रहे, प्रयत्नों की पराकाष्ठा करें, अपने जीवन का क्षण क्षण और अपने शरीर का कण कण हम भारत की इस विकास गाथा में लगाए और भारत के इस सर्वोत्तम काल के साक्षी हम लोग बन सकते हैं। इस प्रकार की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और साथ साथ ये भी कहा कि इस अमृत काल को कर्तव्य काल में परिवर्तित करे, तभी
हम अपने देश को तेजी के साथ आगे ले जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनैतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। साथ ही में उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी हम लोगों को विशेष रूप से करने को कहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मोर्चों के कार्यक्रम बॉर्डर विलेजेस के साथ हमारा संपर्क ज़्यादा बने, उनका मेन स्ट्रीमिंग ये हम लोग कर पाए और वहाँ पर हमारी एक्टिविटी बढ़े, ताकि हमारा संपर्क सूत्र भी वहाँ बने और हमारी विकास की योजनाएं भी बॉर्डर तक पहुँचे। उसी प्रकार से आकांक्षी जिलों के विकास में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका हो। जहां पर हम लोग अगर माल न्यूट्रिशन से लड़ाई कर रहे हैं, तो क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने ओर से वहां पर कोई ना कोई ऐसा कार्य चलाए कि जहां से न्यूट्रिशन मिशन को एक मदद हो। आकांक्षी जिलों में जो कार्य चल रहे हैं वो कार्य गति से हो, इस पर हम लोग ध्यान दें। उसमें कहीं कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है, इसकी ओर हम ध्यान दें। ये बात भी उन्होंने हम सभी को बताई है। इसके साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ, उसी प्रकार से हम लोग अलग अलग भाषाओं को साथ में लेकर इस भारत को एक भारत के रूप में कैसे तैयार करें, ये भी बात उन्होंने हम सबके सामने रखी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आज जैसे हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से विशेष रूप से जेंडर डिस्पैरिटी को दूर करने का प्रयास किया, और जिस प्रकार से उस बेटी को बचाने की कोशिश की जो बेटी समाज की कुरीतियों के कारण गर्भ में ही मारी जा रही थी, उन्होंने कहा इसी प्रकार से आज हमारी धरती माता की पुकार को भी हमें सुनना है। जिस प्रकार से हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइजर्स का अनन्वित उपयोग करते हुए हमारी धरती माता को प्रदूषित कर रहे हैं, जिस प्रकार से आज इस प्रदूषण के कारण क्लाइमेट चेंज की विभीषिकाओं से, जलवायु परिवर्तन की विभीषिकाओं से हमें जूझना पड़ रहा है, हमको धरती माता की पुकार सुननी होगी और धरती माता की इस पुकार को सुनते हुए, चाहे वो प्राकृतिक खेती हो या एनर्जी ट्रांजिशन हो, इन सारे विषयों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और इसमें हम
किसानों को किस प्रकार से प्रेरित कर पाए, किस प्रकार से उनको मदद कर पाए, इसको एक मिशन के रूप में हम कैसे ले पाए, ताकि जलवायु परिवर्तन में और उसके खेती किसानी पर होने वाले परिणाम और उससे धरती माता पर होने वाले परिणाम, इसको हम कैसे दूर करें, इसके ऊपर भी हम लोग कार्य करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि विशेष रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयु की जो हमारी तरुणाई है, इस तरुणाई ने भारत के राजनीतिक इतिहास को देखा नहीं है। उन्हें यह पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और भ्रष्टाचार देखा गया, किस प्रकार का कुशासन था और कहां भारत आज चलते हुए आया है और किस प्रकार से हम सुशासन की ओर जा रहे हैं। इसलिए 18 से 25 इस आयु के जो हमारे युवा हैं, इनमें भी जागृति तैयार करना, इनको भी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम सुशासन की ओर आए हैं, ये बताकर उनको सुशासन के साथ जोड़ना और सुशासन का महत्व क्या है, सुशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बातें उन तक पहुंचाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीज़ें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीज़ें मत कीजिए, हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इसलिए कोरी राजनीति का विचार न करते हुए हम समाज नीति को लेकर किस प्रकार से अपने देश के इस अमृत काल को नए रूप से परिभाषित कर पाए, इसकी ओर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा ध्यान दे। एक और चीज़ प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के हम सभी को बताई है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बड़े पैमाने पर सदस्यता होती है और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से यहाँ सभी का चयन होता है, लेकिन हम लोग इन सदस्यों का सम्मेलन नहीं करते। और इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये सूचना की है कि जो हमारे प्राथमिक सदस्य हैं, जो हमारे प्राइमरी मेंबर्स हैं, ये प्राइमरी मेंबर्स का भी हम लोग एक सम्मेलन करें, हर डिस्ट्रिक्ट में वो सम्मेलन करें और उसकी भी रचना आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी करेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि आज का भाषण ये किसी राजनीतिक नेता का भाषण नहीं था, किसी पॉलिटिकल लीडर का भाषण नहीं था, एक स्टेट्समैन का भाषण था, जिसमें पार्टी से भी ऊपर देश और देश के लिए पार्टी, इस प्रकार की संकल्पना हमारे सामने प्रधानमंत्री जी ने रखी है। और मेरा विश्वास है कि जो मार्ग प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है उस पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी और
इन सारे संकल्पों को पूरा करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो संकल्प करता है वही इतिहास रचता है, और भारतीय जनता पार्टी को संकल्प भी करना है और भारत के लिए इतिहास भी रचना है। देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी सांसद वरुण गांधी को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो वरुण गांधी को गले लगा सकते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा के खिलाफ है। राहुल ने कहा कि मेरे परिवार की एक विचारधारा है, वरुण ने दूसरी विचारधारा चुनी, मैं उस विचारधारा को अपना नहीं सकता। देखिए, वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहाँ चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती। मेरी विचारधारा और इसी के साथ राहुल गांधी आरएसएस पर भी हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि वो आरएसएस के दफ्तर नहीं जा सकते, इसके लिए उनकी गर्दन काटनी होगी। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के सांसद वरुण गांधी इन दिनों बीजेपी को काफी कड़े तेवर दिखा रहे हैं। कुछ दिनों से उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज है और अब ज्यादा तेज हो गई है। पिछले 2 साल से वो अपनी ही सरकार को घेरते नजर आए। इससे ये बात तो साफ है कि उनका अपनी सरकार से पूरी तरीके से मन उठ चुका है। मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता। आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। और मेरा जो परिवार है उसकी एक विचारधारा है, उसका एक थॉट सिस्टम है, थिंकिंग सिस्टम है। और चलिए अब खबरों के सिलसिले में अखंड भारत में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी के खिलाफ इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल का आपत्तिजनक ट्वीट सामने आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने यह ट्वीट किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सीएम योगी के शामिल होने का विरोध किया गया। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को एक चिट्ठी लिखी, एक पत्र लिखा है। फोरम में सीएम योगी के शामिल होने की आई थी खबर। 16 से 20 जनवरी तक दावोस में आयोजित हो रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जहां सीएम योगी मेहमान के तौर पर बुलाए गए हैं, जिसका विरोध इस ट्वीट के जरिए, इस पत्र के जरिए किया गया। बिहार की सियासत में उठा तूफान थमता नजर नहीं आ रहा। हर दिन के साथ ये घमासान और ज्यादा उग्र होता जा रहा है। हालात ये है कि अब जेडीयू और आरजेडी खुलकर एक दूसरे के सामने आ गई। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये तूफान जेडीयू और आरजेडी के महागठबंधन की गांठ खोलकर ही थमेगा? बिहार के शिक्षा मंत्री का रामचरितमानस ज्ञान, ये सिर्फ सियासत या मानस पर आघात? रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल पर मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। मनुस्मृति बंच ऑफ थॉट्स पर सवाल या बिछाई राजनीति की बिसात? बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने दांव तो ये फेंक कर सोचा होगा कि सुर्खियां बटोरेंगे, लेकिन हाथ लगा सिर्फ अपयश। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री अपने बयान पर अडिग रहे और माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, इसलिए हम उस बयान पर अडिग। हालांकि मंत्री जी ने यह नहीं सोचा कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाने के बाद वो इस कदर घिर जाएंगे। दरअसल नालंदा विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र कर उसे समाज बांटने वाला ग्रंथ बता दिया, जिसके बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर इसकी घोर निंदा की और लिखा कि बिहार के शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की जरूरत है। वहीं अपने इस बयान के लिए मंत्री जी हिंदू साधु संतों और विपक्ष के सीधे निशाने पर आ गए। यह अत्यंत घृणास्पद और नफरत फैलाने वाला बयान है
और बहुत ही निंदनीय है शिक्षा मंत्री का बयान। और इसे ये पता चलता है कि जिस प्रकार से बिहार के मंत्री कभी भगवान राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी अब रामचरितमानस पे कर दिया, अब स्पष्ट हो गया कि जैसे जैसे भगवान राम मंदिर अयोध्या का बन रहा है वैसे वैसे ये जो रावण और एक खरदूषण के जो डीएनए वाले लोग हैं उनके पेट में दर्द हो रहा है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है। ऐसे शिक्षा मंत्री को तो विलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो जो डॉक्टर लोहिया रामचरितमानस को रोज पाठ किया करते थे, जो डॉक्टर लोहिया ने रामायण मेले की इस देश में शुरुआत की और अभी चित्रकूट से शुरुआत की, जिस रामचरितमानस में निषाद राज का जिक्र है, जिस रामचरितमानस में भगवान राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं, वो कहते हैं कि दलित विरोधी है। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को? विडंबना यह भी कि रामचरितमानस का अपमान करने वाले नीतीश के इस नफरती मंत्री के बचाव में कोई खुलकर सामने नहीं आया। उनके पक्ष के नेताओं ने भी उन्हें नसीहत दी। फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री इस चौतरफा हमले के बावजूद टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि इस तरह का बयान देने के पीछे सियासत है, मानस का अपमान है, या फिर मंत्री जी को इतना ही ज्ञान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।